So, welcome back to the next lecture to the DPP discussion of D and F block elements. अब D and F block elements के DPP में क्वेश्चन तो सारे आपने ट्राई कर लिए होंगे, पर अगर नहीं किए हैं तो आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन को ऐसा नहीं करना है कि क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आंसर देख रहे हैं, फिर क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आंसर देख रहे हैं। जैसा कि मैंने हमेशा आपको कहा है, टाइमर लगाइए। 45 क्वेश्चन है, मतलब मेंस वाले और उसके बाद एडवांस वाले क्वेश्चंस हैं, तो कोई बात नहीं। ओवरऑल आप ऐसा कर लीजिए कि 30 का एक सेट लीजिए और आगे के क्वेश्चन के एक और सेट लीजिए। तो 30 क्वेश्चंस को एक बार 30 मिनट का टाइमर लगा के सॉल्व कीजिए, क्योंकि 30 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए 30 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक में करने में, क्योंकि कैलकुलेशन करना नहीं है। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। इट इज़ वेरी क्लियर। तो ये पॉइंट है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यू डो नॉट वेस्ट टाइम। या तो आपको क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर मिलते हैं, नहीं आता तो आप अगले क्वेश्चन पे जाते हो। ठीक है, फालतू का कैलकुलेशन में ये हिट एंड ट्रायल वाला कोई टाइम बर्बाद नहीं होता है। ठीक है, 30 मिनट 30 क्वेश्चन का टारगेट लेके फिर देखिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं। जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनमें ढूंढिए क्या उनका सही एक्सप्लेनेशन था, क्यों आपने वो गलत किए। अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं थी तो इन्फॉर्मेशन को याद कर लीजिए। पता थी बट फिर भी आप गलती कर रहे थे तो दैट इज़ अ बैड थिंग। ठीक है, फिर आपकी वो सिली मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरह से एनालाइज करना है क्वेश्चन जब हम करते हैं सॉल्व उसको, कि हमने परफॉर्म कितना सही किया, क्या हम गिवन टाइम में उतने क्वेश्चन सॉल्व कर पाए जो स्पीड हमारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। एंड इन दिस लेक्चर यू विल हैव माई वॉइस बिकॉज आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ द लाइट्स। इट्स मतलब बहुत ज़्यादा लाइट डिस्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, चलो तो एंड यस, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी इंस्टाग्राम तो आपका अपनी अपनी श्रद्धा है सबकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट्स द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑल्सो शोन बाय दीज एलिमेंट्स। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जैसे आप देखें अगर NiCO4 देखें तो NiCO4 में बच्चे निकल आपका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। FeCO5 देखिए वहां पे जीरो में। तो यस, कॉम्प्लेक्सेस में ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, दैट इज ट्रू। इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट्स द ट्रांजिशन मेटल शो बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म्स कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। बेटा देखो, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जो मेटल है ना वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा कि एसिडिक शो करेगा, क्योंकि जब मेटल के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो डेफिशिएंट हो जाता है। डेफिशिएंट होने की वजह से इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। ये पढ़ा ना आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि मेटल आयन का जो नेचर है वो लुईस एसिड का है और जो लिगेंड है वो लुईस बेस की तरह काम करता है। तो मेटल और लिगेंड के बीच की जो बॉन्डिंग है वो एज एसिड बेस बॉन्डिंग आप उसको समझ सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, क्लियर है ये। क्वेश्चन नंबर 2, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ। अब देखिए ये तो डायरेक्टली आपको वैल्यूज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ये बोला विद नेगेटिव साइन। तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था ये लेक्चर में कि M2 पॉजिटिव से M का जो वैल्यू है SRP। ठीक है, तो मैंगनीज के लिए कितना है वो -1.18। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, तो -1.18 है। हाँ जी, अब उसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा लीजिए तो ये प्लस बन जाएगा। तो आपको सारे के सारे ये जो M2 पॉजिटिव से M की वैल्यू है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद उनका ऑर्डर चेक करना है। तो मैंगनीज का +1.18 बन जाएगा। उसके बाद क्रोमियम का -0.90 होता है तो वो +0.90 बन जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप आंसर देखेंगे वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंथेनॉइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, है ना। तो ऑल द मेंबर्स एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल सही बात है, सारे के सारे +3 शो करते हैं। बिकॉज ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज द सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड इज नॉट ईजी, ये बात भी बिल्कुल सही है। Availability of 4f electrons results in the formation of compounds in +4 state for all member। नहीं, all member +4 में नहीं शो करते, कुछ ही मेंबर्स हैं जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो दैट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम। देखिए एसिडिक मीडियम में KMnO4 कहाँ से कहाँ जाता है, मैंगनीज +7 से जाता है ये मैंगनीज +2 में। ठीक है, तो n फैक्टर आ गया इसका 5। और इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, तो डिवाइड बाय 5 हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो कैलकुलेट आप कर सकते हैं आराम से। डन, ठीक है, तो हो जाएगा। तो इसका एक बार कैलकुलेट कर लो कितना आएगा KMnO4 का। कैलकुलेट करके विल हैव, वेट आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग, या 31.9
6। ठीक है ना, मतलब सिंपल, ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन था, इसमें तो कुछ भी खास नहीं करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Iron exhibits +2 and +3 oxidation states. Which of the following about iron is incorrect? Again incorrect ही पूछे जा रहे हैं भाई सारे के सारे AEEE वाले एग्जाम्स में। Ferrous oxide is more basic in nature than the ferric. देखिए Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो होता है आपका फेरस, और हायर वाला तो आपका फेरिक। ठीक है, तो फेरस ऑक्साइड कौन सा हो जाएगा आपका FeO, और फेरिक हो जाएगा Fe2O3। देखिए फेरस ऑक्साइड इज मोर बेसिक, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑक्सीजन जब नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है। जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, इसके साथ ज़्यादा ऑक्सीजन जुड़ी होंगी, तो जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती हैं या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्साइड ज़्यादा एसिडिक होता जाता है। ठीक है, तो ये वाला आपका मोर एसिडिक ऑक्साइड है, तो मतलब ये वाला मोर बेसिक हुआ कंपैरेटिवली, तो बात तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। फेरस कंपाउंड्स आर रिलेटिवली मोर आयनिक। देखिए लेस चार्ज है तो लेस पोलराइजिंग पावर, फजान रूल के अकॉर्डिंग। 3 पॉजिटिव पे ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी तो फजान रूल के अकॉर्डिंग ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो Fe3 पॉजिटिव वाला जो कंपाउंड है दैट इज ऑल्सो मोर कोवेलेंट, तो सेकेंड ऑप्शन भी सही है, फेरस वाले ज़्यादा आयनिक हैं। थर्ड ऑप्शन फेरस कंपाउंड्स आर लेस वॉलेटाइल। अब देखिए ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा तो ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, तो वॉलेटिलिटी ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो यस लेस वॉलेटाइल बिल्कुल होंगे ये। ओके, एंड देन फेरस कंपाउंड्स, अब ऑब्वियसली बात है तीनों ऑप्शन सही होगी तो लास्ट ऑप्शन आपका आंसर होगा। फेरस कंपाउंड्स आर मोर इजीली हाइड्रोलाइज, नहीं बेटा फेरिक वाले ज़्यादा इजीली हाइड्रोलाइज होंगे क्योंकि उनमें कोवलेंट कैरेक्टर कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 4 successive members of the first row transition elements are listed below with the atomic numbers. Which one of them is expected to have the highest? Okay, E0M 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव पूछा जा रहा है, हाईएस्ट किसका होगा? तो बच्चा वही होगा जिसका 2 पॉजिटिव बहुत स्टेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा उतारू है ना, इच्छुक है कि 2 पॉजिटिव स्टेट में जाए। क्रोमियम तो हो नहीं सकता क्योंकि क्रोमियम का 3 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, मैंगनीज का भी 2 पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल होता है, आयरन का भी और कोबाल्ट का भी। अब इनमें तो आपको वैल्यूज़ ही यूज़ करनी पड़ेंगी, तो वैल्यूज़ अगर आपको पता होंगी तभी आप कर पाएंगे। तो मैंगनीज के लिए जो वैल्यू है दैट इज़ 1.57 वोल्ट, कोबाल्ट के लिए जो है दैट इज़ 1.84 वोल्ट, और जो आपका आयरन है उसके लिए है 0.77 वोल्ट। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो जो टेबल्स हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। देखिए जो 2013 में क्वेश्चन आया भी हुआ है। Then question number 7, which of the following arrangements does not represent the correct order of the properties stated against it? ठीक है, देखिए तो काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं डी एंड एफ ब्लॉक से, अगर आप देखें तो जेई में काफ़ी लगातार, मतलब देयर इज अ कॉन्टिन्यूटी, क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो देखो निकल 2 पॉजिटिव से बड़ा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, आयनिक साइजेस पूछ रहे हैं। अब साइजेस भी मैंने आपको क्या कहता है, लास्ट पहले अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज करता है, लास्ट में हल्का सा इंक्रीज करता है। ठीक है, और उन्होंने बोला है डज नॉट रिप्रेजेंट, मतलब गलत कौन सा है? तो देखो निकल, कोबाल्ट, आयरन, मैंगनीज, हाँ तो अक्रॉस द पीरियड जा रहे हो आप तो मैंगनीज के बाद ठीक है आयरन, कोबाल्ट, निकल तक ड्रॉप करेगा, फिर उसके आगे लास्ट में बढ़ता है, कॉपर जिंक का साइज फिर बढ़ता है, तब तक डिक्रीज ही करता है। तो मैंगनीज बड़ा होगा, Fe2 पॉजिटिव से छोटा होगा, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव से छोटा होगा, निकल 2 पॉजिटिव से छोटा होगा, तो पहला ऑप्शन सही है। सेकंड देखिए स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन की बात करें, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, फिर क्रोमियम 3 पॉजिटिव, फिर Fe3 पॉजिटिव, फिर कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। तो स्टेबिलिटी इन एक्वस मीडियम किस चीज से डिफाइन होगी? सोचो, स्टेबिलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मतलब यहाँ पर आपका स्कैंडियम का क्या होगा, वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली क्रोमियम के केस में भी, आयरन के केस में भी, कोबाल्ट के केस में भी। चलो ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी को लेके डिस्कशन करते हैं, पहले बाकी के 2 ऑप्शन भी साथ में देख लेते हैं, कई बार हमारे को आंसर ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है बाकी सारी ऑप्शन को एक बार चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज में सबसे ज़्यादा होती है, ये बात भी सही है, उसका क्रोमियम होता है, और टाइटेनियम, स्कैंडियम था, तो पहले बढ़ती हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पहले बढ़ती हैं मिडल तक, फिर उसके बाद घटती हैं, तो थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, Fe2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, इन सब में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालिए। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe2 पॉजिटिव में कितने आ जाएंगे, मैग्नीज 2 पॉजिटिव में तो आपके आगे 5। ठीक है, Fe2 पॉजिटिव में 5 से ज़्यादा कहाँ से आएंगे, Fe2 पॉजिटिव 5 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते, तो ये तो बात ही गलत होगी, तो क्लियरली ये रॉन्ग आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये वाला क्वेश्चन आपका, हाँ थोड़ा बहुत आई थिंक ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला क्वेश्चन है, JEE 2013 में, मेरे को ऐसा लग रहा है क्लियरली ये वाला क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पलर का है ये, ओके। और NCERT एग्जाम्पलर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये क्लियरली डिट्टो क्वेश्चन वही है ये, ओके। और ये बाद में रिपीट भी हुआ है एक बार, 2017 में भी आया हुआ है। देखिए, बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो बेटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है तो खुद को क्या होना है, रिड्यूस, ओके। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर आपको पता है किसके प्रोपोर्शनल होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। तो SRP दिए हैं आपको क्या यहाँ पे, यस 3 पॉजिटिव टू 1, ठीक है, MnO4 से Mn2 पॉजिटिव पे, 6 से 3 पे, तो यस ऑल आर SRP। तो SRP की सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास सबसे ज़्यादा वैल्यू 1.51, तो 1.51 के अकॉर्डिंग इस पेयर में सबसे अच्छा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है ना जो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे अगर कंफ्यूज होते हैं सर Mn4 नेगेटिव होगा या Mn2 पॉजिटिव होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो खुद रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर तो MnO4 नेगेटिव ही रिड्यूस हो रहा है ना Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच सीरीज ऑफ रिएक्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शंस रिलेटेड टू आयरन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। देखिए अब ये वाला, हाँ ये सारे वाले रिएक्शन आपके कि किस रेंज में, अब ये कुछ हद तक आपका मेटलर्जी वाला भी ज्ञान आपको यहाँ पर काम आएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया, तो चलो देख लेते हैं उसको भी। करेक्टली रिप्रेजेंट्स, ओके, मतलब 3 ऑप्शन आपकी क्लियरली गलत होनी है, ठीक है। तो पहले आयरन को आपने डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट किया, आपका FeSO4 बन रहा है, देन फर्दर H2SO4 से ट्रीट करने पे, ठीक है, ये फेरस बन गया, ये फेरिक सल्फेट बन गया, फिर हीट करके आपका डायरेक्टली आयरन आ रहा है। तो बेटा अगर आप फेरिक सल्फेट को हीट करते हो तो यहाँ पे आयरन नहीं आता है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड्स आते हैं, ओके। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन ही एक तरह से, तो अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है कि फेरिक सल्फेट को अगर आप थर्मल डिसोसिएशन करते हैं तो डायरेक्टली आपको मेटल नहीं मिलता, आपको बोलते हैं उसके ऑक्साइड्स, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, आयरन को हीट करके आपने FeO बनाया, फिर डाइल्यूट H2SO4 से FeSO4 बनाया, फिर हीट करके फिर से आपको आयरन दे रहा है यहाँ पे प्योरली, है ना, अगेन गलत हो गया, यहाँ पर भी आपको ऑक्साइड्स ऑफ आयरन ही मिलेंगे। थर्ड वाले में आयरन की पहले क्लोराइड बना दिया, फेरिक क्लोराइड, फिर हीट करके एयर के साथ उसको क्या किया, अच्छा एयर के साथ उसको रिड्यूस कर रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ये जनाब +3 से +2 में उसको रिड्यूस कर रहे हैं, देयर इज नो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे, तो दिस इज द लिटिल फिशी। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट वन, Fe से हीट करके Fe3O4 बनाया, फिर CO के साथ, ओके रिड्यूसिंग एजेंट है, FeO में कर दिया इसको, ठीक है। Fe3O4 इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब इसमें Fe2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव दोनों में है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका इसको FeO में कन्वर्ट करते हैं, और ये आपने मेटलर्जी में रिएक्शन पढ़ा भी होता है, और फर्दर इसको आयरन में रिड्यूस कर देगा, हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस हो गया, दैट इज फाइन, मेटलर्जी में ये चीज पढ़ी है, तो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, क्लोरो कंपाउंड्स ऑफ वेनेडियम हैज ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 बोहर मैग्नेटन। तो आपको पता है ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 बोहर मैग्नेटन, फिर n इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप म्यू की वैल्यू को 1.73 पुट करते हैं तो फॉर दैट n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस इज 1, ठीक है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दिस वेनेडियम क्लोराइड हैज अ फॉर्मूला, तो ये कौन से कंपाउंड में, क्योंकि VCl2 में वेनेडियम 2 पॉजिटिव है, VCl4 में वेनेडियम 4 पॉजिटिव है, तो वेनेडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब होता है, देखो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो वेनेडियम की कन्फिगरेशन क्या होती है आपके पास 4s2 3d3, एक अनपेयर्ड चाहिए ना, ठीक है। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो मेरे पास 3 अनपेयर्ड बचे, टोटल मेरे को 4 अनपेयर्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो वेनेडियम 4 पॉजिटिव करना पड़ेगा, तब जाके 4s0 3d1 बचेगा मेरे पास, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन H2S रिएक्ट्स विद एसिडिक डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। चलिए तो डाइक्रोमेट के जो मैंने आपको रिएक्शन बताए थे ये वहां से आपका
ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि सारी सारी रिएक्शन याद भी कर लेना अच्छे से। तो 11th का आंसर है बच्चे आपका इज नॉट फॉर्म। तो H2S को K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो H2S को किस में ऑक्सीडाइज करेगा ये? ओके, पहला ऑप्शन दिया है सल्फेट, पर क्रोमियम +2 तो नहीं बनता ना। क्रोमियम का सल्फेट बनेगा तो वो क्रोमियम +2 में तो नहीं बनेगा, क्योंकि K2Cr2O7 जब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, तो खुद रिड्यूस होकर +3 में जाता ना, +6 से +3 में जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। K2Cr2O7 जब भी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा तो ये जाएगा क्रोमियम +3 में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये CrSO4 तो नहीं बनेगा, तो ये तो क्लियर यहीं से आंसर आ गया इसका। ये बन जाएगा +3 में, और K2SO4 सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देगा SO4 में। ठीक है, फाइन। और प्योर सल्फर बना सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि K2Cr27 आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है, तो S-2 को सल्फर में भी कन्वर्ट कर सकता है, सल्फेट में भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप डाइल्यूट कंसंट्रेटेड कैसा कंडीशन में ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब ये तो सिंपल रट्टे वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, पता ही आपको मैंगनीज का आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 13, कॉपर बिकम्स ग्रीन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। ये आपने घर में भी देखा होगा, कॉपर के अगर बर्तन आप घर पे यूज करेंगे तो मॉइस्चर के साथ धीरे धीरे उसके ऊपर ग्रीन से कलर का एक कोटिंग सी आने लगती है। दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर। ठीक है, सिंपल फैक्ट है ये पता होना चाहिए। बेसिक कार्बोनेट ऑफ कॉपर की कोटिंग उसके ऊपर होती है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर आता है। तो नेक्स्ट टाइम घर पे अगर मम्मी पूछे कि बेटा ये कॉपर वाला जो आपका बर्तन है ये हरा क्यों हो रहा है, तो तुम थोड़ा बहुत ज्ञान दे सकते हो वहाँ पे। ठीक है, अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीशीज विद एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, +6 यहाँ पे आपका ये जनाब तो +7 में, ये +3 में, ये आपका +3 में, डी ऑप्शन क्रोमाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन्ड इन Fe2 पॉजिटिव आयरन इज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो Fe2 पॉजिटिव क्या होता है? 3d6 होता है। ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय मैंगनीज। 1 सेकेंड, अच्छा मैक्सिमम, ओके ओके, नहीं ऑस्मियम +8 तक शो करता है भाई साहब, मतलब नेक्स्ट लेवल पे है एकदम। ठीक है, नेक्स्ट वन 17th ऑफ द फॉलोइंग outer shell electronic configurations of atoms the highest oxidation state is achieved by which one। देखिए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट S2D8 कौन सा हो गया आपका? निकल वाला सीरीज। निकल वाली सीरीज में जनरली क्या होता है? +2 एंड +4। S2D5 में ये मैंगनीज वाली सीरीज आ गई आपकी, ये तो +7 तक जाता ना ये, तो बी ऑप्शन। द एटॉमिक नंबर्स ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन आर गिवन। ओके, ये तो पता ही हमारे को देने की जरूरत भी नहीं थी। विच वन ऑफ दीज मे बी एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो भैया सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक स्टेबल कन्फिग्रेशन आ रही है, ऐसा किसके पास होगा? देखो क्रोमियम होता है 4s1 3d5, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद परफेक्टली हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, तो इसे सेकंड आयनाइजेशन जिसकी हाई होगी बाकियों के कंपैरिजन में ज़्यादा। मैंगनीज के केस में थर्ड होती है, क्योंकि मैंगनीज आपका 4s2 3d5 होता है, तो उसमें 2 निकाल दो, फिर तीसरा निकालना थोड़ा मुश्किल है। देन क्वेश्चन नंबर 19, अ रेड सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अरे रेड देखते देखो आपको थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए कि रेड है तो बेटा HgI2 हो सकता है। ठीक है, तो रेड सॉलिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, हाउएवर इट बिकम सॉल्युबल इफ सम Ki। बस बन गई ना कहानी वहाँ पे, तो वहीं से आपको दिमाग में आ जाएगा कि HgI2 + Ki गिव्स यू K2HgI4। ओके, दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये जो आपका रेड होता है दिस इज क्या, कौन सा रेड है? स्कारलेट रेड। ओके, बस यहीं से कंफर्म हो गया है। तो हीटिंग द रेड सॉलिड इन अ टेस्ट ट्यूब रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सम वायलेट कलर्ड फ्यूम्स। वायलेट कलर फ्यूम्स किसकी निकलती हैं? ऑब्वियसली आयोडीन। ठीक है, तो HgI2 को अगर आप हीट करेंगे तो इट विल गिव यू मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स प्लस आयोडीन की फ्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स वैल्यूज इन द बोहर मैग्नेटन। तो बस आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, कंफर्म कर लेना।
क्वेश्चन 21, कैलोमल Hg2Cl2 ऑन रिएक्शन विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए कैलोमल का ये भी मेन रटने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, नथिंग स्पेशल इन दिस केस। तो इस केस में कैलोमल जो आपका Hg2Cl2 इट रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH टू प्रोड्यूस मर्करी एंड अमाइड क्लोराइड ऑफ मर्करी, ठीक है, एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। अब आप बोलोगे सर ये याद, हाँ, तो दिस इज ऑल के आप अपने कितना एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ा हुआ है, एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपने पढ़ी होंगी तभी आपको ये इन्फॉर्मेशन याद होगी, नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस इतने ज़्यादा, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन है, उतने ज़्यादा आने के चांसेस इनके नहीं होते हैं, ठीक है। पर चलो ठीक है, ये पढ़ लिया कि कैलोमल को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हीट करके कैलोमल सॉरी मर्करी आपको एलिमेंटल फॉर्म में अलग से मिल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन उन्होंने क्या दिया हुआ, ये वाला पूछा हुआ है, बाकी सारे तो मेंशन किए नहीं है, तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। AgCl प्रेसिपिटेट है, ठीक है, तो वी हैव AgCl प्रेसिपिटेटिंग और अमोनिया से रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, फाइन। नाउ दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl अपीयर्स ऑन एडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्वियसली बात है, प्रोडक्ट में कुछ भी ऐड करोगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो AgCl का और ज़्यादा प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। तो पहले हम देना अमोनिया, नहीं अमोनिया डालने से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रेसिपिटेट आपका बनेगा नहीं, उल्टा और डिजोल्व हो जाएगा। एक्वस NaCl डालने से क्या है, क्लोराइड आयन यहाँ पे आपके बढ़ेंगे, राइट। तो क्लोराइड आयन अगर प्रोडक्ट में बढ़ेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो ठीक है, एक ऑप्शन आपका भी आ गया। एक्वस HNO3, इसको अगर HNO3 से ट्रीट करेंगे तो देख लेते हैं NH4Cl पे भी क्लोराइड आयन्स आ गए, ओके, मतलब क्लोराइड आयन विल नॉट बी द आंसर, क्योंकि NaCl से भी आ जाएगा, NH4Cl से भी आ जाएगा, ये तो दोनों से ही आ जाएंगे, है ना उस केस में। अब रीज़न क्यों है कि बैकवर्ड रिएक्शन उसका इतने इजीली नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लोराइड इसके साथ कंबाइन करके वापस से उसको AgCl में तोड़ दे कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इसमें से Ag पॉजिटिव आयन अवेलेबल नहीं है ना डायरेक्टली, तो क्लोराइड डायरेक्टली Ag पॉजिटिव से कंबाइन करेगा कैसे, वो तो Ag पॉजिटिव ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के अंदर है, और कॉम्प्लेक्स जो आपको पता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसके आयंस सॉल्यूशन में इजीली नहीं आते हैं, तो इस क्लोराइड को ये Ag पॉजिटिव अलग से नहीं मिलेगा, तो इट्स नॉट दैट इजी कि आपने क्लोराइड और डाले और वो Ag पॉजिटिव से कंबाइन करके वापस चला जाएगा, बिकॉज Ag पॉजिटिव आयंस आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल। अब HNO3 बीइंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वो कंसनट्रेटेड में होता है, तो HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑल्सो इफ कंसनट्रेटेड, पर ऐसा कुछ दिया नहीं, एक्वस है तो एक्वस का मतलब है कंपैरेटिवली माइल्ड है, ठीक है। तो दिस विल गिव यू AgCl डायरेक्टली इस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, इस सॉल्यूशन में अगर आप HNO3 डालेंगे दिस विल गिव यू AgCl प्लस अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको देखना है यहाँ पे, तो क्लोराइड डालने से रिएक्शन जा सकता था बैकवर्ड, बट कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट था Ag पॉजिटिव आयन, इसलिए वो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 23, KMnO4 का कलर आपको पहले बताया मैंने, ठीक है, LMCT की वजह से होता है, सिंपल, बी ऑप्शन। क्वेश्चन 24, व्हाट वुड हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। देखो क्रोमेट को जब आप एसिडिक मीडियम में डालते थे तब आपका क्या बनता था, डाइक्रोमेट तभी बनता था ना, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका Cr3 पॉजिटिव एंड डाइक्रोमेट, नहीं, डाइक्रोमेट एंड वाटर, यस, सिंपल। Question 25, the oxidation state of chromium in the final product formed by the reaction between Ki and acidified potassium dichromate। अरे यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो क्रोमियम जब भी आपका K2Cr2O7 में होगा और Ki से रिएक्ट करेगा, बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आयोडाइड को कन्वर्ट कर देगा किस में, ये I2 में, और क्रोमियम +6 से किस में चला जाएगा, क्रोमियम +3 में, क्योंकि उसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, ठीक है। रिएक्शन लिखना तो लिख लो, ये आपने बहुत बार बैलेंसिंग में भी यूज़ किया हुआ इसको, रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंसिंग की प्रैक्टिस के समय आपने बहुत बार डाइक्रोमेट +14 H पॉजिटिव +6 I नेगेटिव गिव्स यू 2 क्रोमियम +3 +3 I2 +7 H2O, ठीक है। ये रिएक्शन काफ़ी बार आपने बैलेंस किया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में। क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन बी यूज्ड फॉर द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ K2MnO4 टू KMnO4, ठीक है। अब देखो उन्होंने रिएक्शंस मतलब मल्टीपल ऑप्शन वाला भी यहाँ पर दिया हुआ है, तो
K2MnO4 plus H2O gives you KMnO4 plus MnO2 plus 4KOH. ओके, ठीक है. K2MnO4 plus chlorine gives you KMnO4 plus 2KCl. K2MnO4 plus ओजोन, अच्छा प्लस 6 से प्लस 7 में ऑक्सीडाइज करने के लिए ओजोन लिया. ओके, तो सी तो करेक्ट है, ऑक्सीडाइज ये कर देगा इसको, ऑक्सीडाइजिंग प्लस 6 से प्लस 7 में. एंड बोथ बी एंड सी, बी को देख लेते हैं. क्लोरीन के साथ KMnO4, हाँ क्लोरीन भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सारे हेलोजेंस है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग F2 होता है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2. तो ऑल हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बीइंग क्लोरीन बीइंग मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजन. उसके बाद क्लोरीन आता है. तो यस, बी वाला भी यूज कर सकते हैं. दैट इज दोनों सही है, इसका मतलब डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी. द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 विल नॉट बी डिस्चार्ज बाय विच, मतलब किसको KMnO4 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि जहां पर भी आपका KMnO4 डाला और वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते ही वो Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो पर्पल कलर डिसअपियर हो जाएगा. बट अगर KMnO4 किसी को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं पाया तो Mn2 पॉजिटिव में भी जाएगा भी नहीं और कलर इसका पर्पल ही रहेगा. ठीक है, तो कहां पर इससे कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा. MnSO4 प्लस जिंक 2 पॉजिटिव, MnSO4 में सल्फर तो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट में है, जिंक अपना हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में, Mn2 पॉजिटिव में है, उसके साथ तो रिएक्ट कर सकता है ये. H2O2 H पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन आपका -1 में है. ठीक है, उसको -2 में लेके जा सकता है, क्योंकि H2O2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है KMnO4. सेकंड वाले में तो कर लेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा कलर. KNO3 में नाइट्रोजन ऑलरेडी अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है. ठीक है, ऑक्सीजन भी -2 में है, उसको और नहीं कर पाएगा. देन अच्छा 1 सेकेंड, बी में मैंने क्या बोला था, हाँ बी में O आपका -1 में है, तो उसको O2 में ये कन्वर्ट कर सकता है. KNO3 K2S सल्फाइड -2, इसको तो सल्फेट में कन्वर्ट कर ही लेगा. तो बी भी आंसर नहीं हो सकता, डी भी आंसर नहीं हो सकता. अब देखना कि ए और सी. ठीक है, तो Mn2 पॉजिटिव जो है, Mn2 पॉजिटिव को तो कन्वर्ट कर सकता है, तो आंसर इसका सी आना चाहिए. लेट मी चेक. ठीक है, KNO3 क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रेट है बेसिकली, तो K पॉजिटिव को भी चेंज नहीं कर पाएगा. और NO3 अकेला, मतलब आप अलग अलग नहीं देखोगे उसको कि NO3 में नाइट्रोजन लगा ऑक्सीजन लगा, दैट इज सिंगल नाइट्रेट आयन. तो नाइट्रेट आयन को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 में प्रेजेंट है. तो यस, आंसर इज ऑल्सो सी. तो सी ऑप्शन इज राइट. क्वेश्चन 28, K2Cr27 एब्जॉर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग कलर. देखो पर्पल कलर तो ये शो करता है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री पर्पल का क्या होता है, अराउंड ग्रीन होता है. ठीक है, ग्रीन ब्लू के आसपास. तो K2Cr27 का पर्पल कलर व्हील में वायलेट पर्पल में तो K27, ओह उल्टा बोल दिया मैंने, मैं इसको KMnO4 से कंफ्यूज कर रहा हूँ. अरे यार, K2Cr27 है ये, ऑरेंज कलर है ये. हाँ, तो ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है. ठीक है, ऑरेंज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्लू होता है, सिंपल. ठीक है, यस, तुम भी बोलोगे सर सही बात है, कहाँ पर्पल में जा रहे हो मतलब आप. नेक्स्ट, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज कॉज ड्यू टू. सिंपल, सबको पता है इसका आंसर. द इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स बाय या ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन बाय 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, तो ऑन नहीं होगा, ये ऑफ. क्वेश्चन नंबर 30, अगेन एफ ब्लॉक से क्वेश्चन है. एक्टिनॉइड एग्जिबिट मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन जनरल देन द लेंथेनॉइड. क्यों होता है भैया ऐसा, क्यों होता है? ये ऑप्शन देखिए. 5f ऑर्बिटल एक्सटेंड फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस देन 4f ऑर्बिटल, मतलब 4f यहाँ पे है तो 5f और दूर है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन और लूजली बाउंड है. लूजली बाउंड है तो ज़्यादा इजीली वो निकाले जा सकते हैं. द 5 ऑर्बिटल आर मोर बरीड. नहीं यार, 5 अंदर कैसे होंगे, ये तो सरासर गलत बात हो गई. देयर इज सिमिलैरिटी बिटवीन 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स इन देयर एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन. एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन का ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या रिलेशन है, मतलब ये तो वही बात होगी, मतलब वही वाली, समझ जाओ. तो एक्टिनॉइड्स आर मोर एक्टिव देन द लेंथेनॉइड, मतलब कुछ तो रीजन होगा ना भाई साहब. तो आंसर ए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, knowing that the chemistry of lanthanoid is dominated by +3 oxidation state, which of the following statement is incorrect.
Because of the large size of lanthanide Ln3 positive ion, the bonding in its compound is predominantly ionic in character. इनकरेक्ट पूछा है ना, predominantly ionic ठीक है, 3 पॉजिटिव उतना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ओके फाइन. द आयनिक साइज ऑफ lanthanide 3 पॉजिटिव डिक्रीज इन जनरल विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो क्रॉस द पीरियड डिक्रीज तो होता है, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं होता बट ठीक है, ठीक है. तो वो जो डिक्रीज होता है उसको lanthanide कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. lanthanum 3 कंपाउंड्स आर जनरली कलरलेस. नहीं, कलरलेस तो कहाँ होते हैं, दे आर कलर्ड, ठीक है. तो यहाँ पर डी की जगह FF ट्रांजिशन होती है, ठीक है, कलर्ड होंगे ये. सी ऑप्शन इज रॉन्ग. 32 in the context of lanthanoids which of the following statements is not correct. पहला, all the members exhibit +3 oxidation state. क्या ये बिल्कुल सही है ये. Because of similar properties the separation of lanthanoid is not easy. अच्छा ये तो ऊपर भी किया ना हमने ये, ठीक है, तो ये वाला भी सही है. Availability 4 of electron results in the formation of compound in for all. अच्छा ये तो रिपीट हो गया, इसका सी ऑप्शन है, इट्स रिपीटेड. देन क्वेश्चन नंबर 33. तो द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम. तो गैडोलिनियम क्या है, गैडोलिनियम इज कन्फिगरेशन आपका किस में आता है, ये लैंथेनॉइड्स में आता है, ठीक है. तो क्या चेक कर लो इसका अटॉमिक नंबर 64 के अकॉर्डिंग, हाँ लैंथेनॉइड में आ गया ना ये. तो 64 के अकॉर्डिंग इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी 6s2 पहले भर लेंगे, देन D0 या D1, 6s2 then D0F8, okay D0F8 one option and D1F7. हाँ D1F7 जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है हाफ फील्ड कन्फिगरेशन बन रही है वो, ठीक है, सी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. तो इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर हो रहा है और साइज उल्टा बढ़ने की जगह रिड्यूस हो रहा है. ये कब होता है, जब आप अक्रॉस द पीरियड चलते हो, है ना. अक्रॉस द पीरियड आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है पर साइज आपका, मतलब आपका तो नहीं, मतलब एलिमेंट्स का साइज बढ़ता है, ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ, अच्छा पूछा है किसके बारे में बात हो रही है, अक्रॉस द पीरियड या डाउन द ग्रुप नहीं पूछा क्या इन्होंने. हाई एटॉमिक मास, नहीं ऐसा नहीं कि हाई एटॉमिक मास वालों में ऐसा होता है, क्योंकि हाई एटॉमिक मास वाले तो आपके पी ब्लॉक में भी आते हैं. डी ब्लॉक में शुरुआत में डिक्रीज करता है, लास्ट में हल्का से इंक्रीज कर जाता है. एफ ब्लॉक में भी ऐसा होता है, ठीक है, और वो भी लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है क्योंकि वो ज़्यादा ही होती है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो डी और एफ में मिला के अगर आप ज़्यादा डोमिनेंट देखेंगे ये इफेक्ट, तो एफ ब्लॉक में आपको ज़्यादा डोमिनेंट मिलेगा. क्वेश्चन 35. द रेडियस ऑफ lanthanum 3 positive is 1.06 angstrom. Which one of the following given values will be closest to the radius of lutetium 3 positive? अब देखो इनके वैल्यू तो वैसे ही काफ़ी क्लोज होती है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है. तो ये 57 पे है और 71. तो विच विल बी क्लोजेस्ट टू द रेडियस ऑफ lutetium 3 पॉजिटिव. 1.6 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये तो आउट हो गया, फिर तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वाली बात ही नहीं बची. 1.4 भी बहुत बड़ी हुई वैल्यू है ना, इतना बड़ा गैस थोड़ा ना होता है. तो क्लोजेस्ट टू द रेडियस, तो फिर यही बात हुई ना, अक्रॉस द पीरियड आपका साइज घटता है, डाउन द ग्रुप जाने में बढ़ना चाहिए, पर लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन वैसे क्या हो जाएगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो इंक्रीज नहीं आएगा, रफली बराबर ही आएगा. आंसर इज सी ऑप्शन. इतना डिक्रीज नहीं होगा, पर आपने 1.06 से जब नीचे गए तो आपने सोचा कि कुछ बढ़ना चाहिए, पर वो लगभग उतना ही आ गया, ठीक है. तो दिस इज द लॉजिकल रीजनिंग हियर. देन सीरियम is an important member of the lanthanoid. Which of the following statement about cerium is incorrect? Again memory based question. The common oxygen state is 3 and 4. हाँ सीरियम +4 भी शो करता है, ठीक है, क्योंकि नोबल गैस कन्फिगरेशन आ जाती है उसमें आपकी. सीरियम 4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अब सीरियम +4 से वो +3 में जाने की टेंडेंसी रखेगा, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, तो बात ये भी सही है. द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सीरियम इज नॉट नोन इन सॉल्यूशंस. नहीं, मतलब +4 तो आ ही जाता है. एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द +4. हाँ उसी वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो. तो बी, डी और ए तो सही है, सी ऑप्शन गलत है. सीरियम +4 आपका सॉल्यूशन में भी मिलता है, कॉम्प्लेक्सेस में. देन क्वेश्चन नंबर 37. द लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट. जिरकोनियम हाफनियम, ये तो कितनी जगह रटा हुआ है यार, इसको तो मतलब बच्चे ने रट रखा है, ठीक है. विच आर द फॉलोइंग
actinide does not have any electron in the 6d orbital in its ground state. अगेन रट्टू क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये अब आपको रटना ही पड़ेगा. अब इसमें आंसर इज डी. इसको मैंने कहा था रट लेना क्योंकि ये मेरे को भी याद नहीं रहता, ठीक है, सिंपली इतनी सारी इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहती है, तो दिस यू विल हैव टू मेमोराइज. मैंने कहा था कि एनसीईआरटी में जो टेबल दिया उसमें जितनी भी इरेगुलर कन्फिग्रेशंस हैं वो याद कर लेना, क्योंकि सब शेल्स के बीच में एनर्जी गैप काफ़ी कम है, इसलिए थोड़ी सी भी स्टेबिलिटी मिल जाए एक्सचेंज एनर्जी की वजह से तो इजीली इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, तो इरेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरेट होती हैं. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग. देखिए, तो 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर इक्वली शील्डेड. इक्वली शील्डेड कैसे हो सकते हैं? 4f किसको शील्ड कर रहा है? बाहर वालों को, ठीक है, 5 को शील्ड कर रहा है, और 5f किन को कर रहा है? उससे बाहर वालों को. दोनों की शील्डिंग बराबर कैसे हो सकती है ना? 4f को शील्ड कौन कर रहा है? जो उससे अंदर है वो उसको शील्ड कर रहे हैं, और 5f को शील्ड कौन कर रहा है? जो उसके अंदर है, मतलब 4f इंक्लूडेड. तो बराबर शील्डेड है, ऐसा कैसे हो सकता है? डी ब्लॉक एलिमेंट शो इरेगुलर एंड इरेटिक केमिकल प्रॉपर्टीज अमंग देमसेल्व्स. थोड़ा इरेगुलर तो है. lanthanum and lutetium have partially filled d orbital and no other partially filled orbitals. ठीक है, चेक कर लो, आई थिंक सही आएगा. मतलब पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया ना, ठीक है. एंड क्वेश्चन नंबर 40, which of the following cations will have the same color in aqueous solution with the color of aqueous solution of. oh great. अब इसमें aqueous aqueous solution का कलर तो कह रहा है, फिर से रट्टू वाला क्वेश्चन हो गया. थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगा लेते हैं, पर फिर भी ठीक है. तो which of the following cations will have the same color in aqueous solution with the color of aqueous solution of species. क्या होना चाहिए? Let me think. प्रोमेथियम से कौन मैच करेगा? सेम कलर इन एक्वस सॉल्यूशन. अब एक्वस सॉल्यूशन में वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, जनरली 6 के साथ ही बनता है. कुछ ज़्यादा ही रट्टू वाला क्वेश्चन हो गया है. नंबर ऑफ, वो इसका कि सिमिलैरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज ओनली थिंग, ठीक है. सिमिलैरिटी किसके साथ आ सकती है? तो चलो एक काम करो, बिकॉज सारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेरे को याद नहीं है इसकी. इसका आंसर यही आएगा कि जहां पर सिमिलैरिटी आपको मिलेगी वही आंसर हो सकता है, क्योंकि देयर इज नो अदर फैक्टर जो हम सोच सकें. सिमिलैरिटी ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है ना, क्योंकि अदरवाइज कलर काफ़ी सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है. तो द ओनली थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ इज कि जिनकी सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, देयर इज अ चांस कि उनमें कलर थोड़ा बहुत मैच कर जाए, ठीक है. अब यहाँ पर आंसर दिया गया, आंसर की मैं डी. जस्ट कन्फर्म इट कि मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है. चलो क्वेश्चन 41. यस, तब कुछ क्वेश्चन होते हैं रट्टू वाले. Which of the following element is naturally occurring and exhibit +6 oxidation state? ओके, नेचुरली अक्रिंग है तो यूरेनियम के आगे आपको होता है ना ट्रांस यूरेनिक कहा जाता है, जो सारे मैन मेड हैं. तो यूरेनियम हुआ आपका नेचुरली अक्रिंग, इसके बाद तो सारे के सारे मैन मेड है ट्रांस यूरेनिक. नेक्स्ट वन, और यूरेनियम आपका UF6 बनाता है, वो तो आपको पता ही होगा, है ना, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस आर पैरामैग्नेटिक? अगेन रट्टू क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है. मतलब सिंपल आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. आंसर इसका डी है कि नन इज पैरामैग्नेटिक, सारे डायमैग्नेटिक है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग देयर एटॉमिक रेडियाई? अब देखिए, ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, इसमें रटने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है. पहले वाले में सिल्वर गोल्ड का, अब आपको बोला था मैंने 3D 4D 5D सीरीज में क्या है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है थोड़ा सा, 3D से 4D में बढ़ता है, पर 4D और 5D का रफली बराबर होता है.
है ना, 4D 5D का रफली बराबर होता है। एंड 3D 4D में थोड़ा सा गैप है, इज नॉट करेक्ट। तो सिल्वर और गोल्ड को बोलना कि ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है, दे आर क्लोज। क्यों क्लोज है? क्योंकि स्टार्टिंग की 3D सीरीज में साइज डिक्रीज करता था, लास्ट में क्या हो रहा है, हल्का सा इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ओह अरे यार, मैं तो उल्टा हो गया, कॉपर फिर सिल्वर फिर गोल्ड है। तो यहां तक आपका साइज डिक्रीज करता था, लास्ट में कॉपर और जिंक के लिए इंक्रीज कर जाता है। सिमिलरली यहां पर भी थोड़ा सा ऐसा है, पर बीइंग 4D एंड 5D मेंबर, ये आपका 4D मेंबर है, आपका 5D मेंबर है, देयर साइज इज वेरी वेरी क्लोज, तो ये तो सही है। देन पैलेडियम ग्रेटर देन निकल, निकल पैलेडियम प्लेटिनम। डाउन द ग्रुप जाओगे तो 3D से 4D में साइज बढ़ेगा, 4D और 5D का रफली बराबर है, तो पैलेडियम और प्लेटिनम का रफली बराबर होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है, पैलेडियम का बड़ा होगा। टंगस्टन और मोलिब्डेनम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है क्या? नहीं, जो उन्होंने मेंशन किया ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, दैट इज़ नॉट राइट, ठीक है। लैंथेनम यट्रियम में ज़्यादा डिफरेंस है क्या? बहुत ज़्यादा। लैंथेनम इज़ लाइक स्लाइटली बिगर डेफिनेटली, बट टंगस्टन और मोलिब्डेनम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। Question 44, which of the following configuration will have the same color as that of a lanthanoid ion having configuration of 4Fn? ओके, किसका सेम कलर होगा? लैंथेनॉइड हैविंग 4Fn, ठीक है। तो अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर रखनी है तो 5Fn, आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन, नंबर ऑफ अनपेड, अच्छा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन भी तो सेम हो सकते हैं ना। सो F में लेट्स से देर आर, लेट्स से इट इज F5, तो 5 अनपेड हो जाएंगे, तो 14 माइनस 5 में आपका 9 में अगेन 5 अनपेड हो जाएंगे, यस, ठीक है। एक तो 5Fn में आपके 7 अनपेड हो जाएंगे और 14 माइनस एन में भी सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों के पास सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैव अ लॉट टू डू विद द कलर, तो आंसर में एटलीस्ट ये तो नहीं होगा, ज़्यादा सिमिलैरिटी इन दोनों के साथ आ रही है। अब इन दोनों में लेंथेनॉइड्स का अगर हम देखें एक्टिनॉइड्स का, तो ठीक है, ज़्यादा सिमिलैरिटी इसके साथ आ सकती है कि ये लेंथेनॉइड का ही मेंबर है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, ठीक है। तो दे बोथ हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हेन इनके कलर सिमिलर आ सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडी, अगेन रटू वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसका चेक करके आंसर मार्क कर लो। चलिए नेक्स्ट, अब जे एडवांस के PYQ। अब जे एडवांस की क्वेश्चन तो बेस्ट होता है कि समझ आए तो अच्छी बात, नहीं आए तो याद कर लो, क्योंकि जे एडवांस की पुराने क्वेश्चंस का रिपीट होना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली देखा गया और बहुत अच्छे ये पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन है, नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCN। अरे ये साइनाइड प्रोसेस आ गया ना, ये मेटलर्जी में पढ़ा था साइनाइड प्रोसेस, ठीक है, सिंपल। तो क्या पढ़ा था वहां पे, 4 सिल्वर प्लस 8 साइनाइड प्लस O2 प्लस H2O, क्या बनाते हैं यहाँ पे, AgCN ट्वाइस, ठीक है, 1 पॉजिटिव सॉरी 1 नेगेटिव, है ना, तो प्लस, हाँ अच्छा वो तो NaOH में आएगा ना इसमें, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका OH नेगेटिव इसमें। तो O2 यहाँ पर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सिल्वर को ऑक्सीडाइज करते हैं पॉजिटिव में, ये कॉम्प्लेक्स आपका सॉल्युबल होगा, अब इसको डिसॉल्व करके इसको फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, राइट, याद आया, यस। फिर एक रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करके सिल्वर को अलग से निकाल लेते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विच एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस केस। देन क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डायरेक्टली बॉन्डेड टू सेंटर। यस, तो ये भी काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि CuSO4 डॉट 5H2O में पांचों के पांचों वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है एक्चुअल, अगर आप थोड़ा करेक्ट करके देखेंगे, तो CuH2O4 और SO4 डॉट H2 बाहर होता है, ठीक है। तो कॉपर के साथ डायरेक्टली जुड़े होते हैं वो 4 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। तो दिस आंसर इज 4।
क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द मेटल इन द मिनरल हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। अगेन ये बिल्कुल सिंपल रट्टू वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हेमेटाइट में क्या होता है आपका 3 और मैग्नेटाइट आपका क्या हो जाएगा, मिक्स कॉम्प्लेक्स है, +2n+3, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, डायरेक्टली देख लेते हैं क्या क्या है। व्हेन अ मेटल रॉड m इज डिप्ड इनटू aqueous colorless concentrated solution of compound n, तो m को आपने n वाले सॉल्यूशन में डाला, सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ब्लू। अच्छा, मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डालने पे सॉल्यूशन लाइट ब्लू हो रहा है। लाइट ब्लू आपका कॉपर आयंस की वजह से भी होता है, ठीक है। यस, तो मतलब कॉपर आयन को डिप कर रहे, कॉपर रॉड को डिप कर रहे हो आप, कॉपर रॉड को डिप किया और वहाँ पर वो ऑक्सीडाइज हो गया, कुछ ऐसा ही होगा क्योंकि पहले से आयंस तो प्रेजेंट नहीं होंगे, रॉड को डिप करने पे गया, मतलब आयंस प्रॉब्ली वहीं से आ रहे हैं, तो इट मे बी अ कॉपर रॉड। ओके, एडिशन ऑफ aqueous NaCl टू द ब्लू सॉल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट O। फाइन, ठीक है। एंड एडिशन ऑफ aqueous अमोनिया डिजॉल्व्स O। ओके, ये AgCl हो सकता है क्योंकि AgCl अमोनिया के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाता है। AgCl पानी में तो डिजॉल्व नहीं होता, प्रेसिपिटेट करता है ना। तो उन्होंने क्या बोला, M को आपने N के सॉल्यूशन में डाला, ब्लू कलर आ गया, और NaCl डाला तो वाइट प्रेसिपिटेट आ गया जो कि AgCl बन सकता है क्लियरली। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर आपने कॉपर की रॉड ली, उसको आपने AgNO3 के सॉल्यूशन में डाला डेफिनेटली, तो यहाँ पर आपका कॉपर नाइट्रेट बना, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस आया, ब्लू कलर आया उसकी वजह से, यस, देयर इज अ ब्लू कलर हेयर। एंड अब इस सॉल्यूशन में कॉपर नाइट्रेट बन गया, साथ में क्या हो गया आपके सिल्वर अलग हो गया रिड्यूस होके। अब इसमें अगर हम, ठीक है, एडिशन ऑफ aqueous NaCl टू द ब्लू सॉल्यूशन गिव्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, इसमें अगर हम aqueous NaCl डालेंगे व्हाट विल हैपन, अब सारा का सारा जो कॉपर रॉड है वो पूरे AgNO3 को तो खत्म कर नहीं देगा, थोड़ा सा आपके Ag पॉजिटिव आयंस भी बचे होंगे ना, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में जब आपने AgCl NaCl डाला तो जो थोड़ा AgNO3 बचा होगा उसके साथ ये AgCl बनाएगा जो कि पानी में प्रेसिपिटेट कर जाता है पर अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है। यस, तो दैट इज ट्रू, ठीक है। और वो इंटेंस ब्लू कलर किसकी वजह से आएगा, AgNH3 ट्वाइस, ठीक है, 1 पॉजिटिव आयंस। ओके, ये बनेगा, और साथ में क्या बनेगा हमारे पास, अमोनिया सॉल्यूशन है तो कॉपर का बनेगा CuNH3 4, ठीक है। और इसकी वजह से आपका मेनली ब्लू कलर आएगा क्योंकि कॉपर भी तो रिएक्ट करेगा अमोनिया के साथ। तो पहले वाले में तो आ गया आंसर बी, कंपाउंड N इज AgNO3 क्योंकि सिल्वर का ही कंपाउंड है ना, बाकी ऑप्शन तो हो नहीं सकते, एल्यूमिनियम वगैरह तो हो नहीं सकते। तो फाइनल सॉल्यूशन कंटेन्स लेड, सवाल ही नहीं है, ठीक है, एल्यूमिनियम नहीं, एज सिल्वर और कॉपर का कॉम्प्लेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब देखो कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू, तो ब्लू कलर अगर आएगा तो एब्जॉर्ब लाइट कौन सी होगी, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, तो दैट विल बी ऑरेंज रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस PQR, FeF6 3 negative, vanadium H26, FeH26 2 positive, the correct order of complex ions according to their spin magnetic moment। अच्छा, ओके, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी था, निकालो यार नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर F नेगेटिव भी आपका पुअर लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो कोई स्ट्रॉन्ग वैसे पेयरिंग वगैरह करवाने की जरूरत, फोर्स पेयरिंग करवाने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। और वेनेडियम 2 पॉजिटिव में कितना हो जाएगा 3d3, तो उसमें तो फोर्स पेयरिंग की वैसे टेंशन नहीं है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। H2 यहाँ पर अगेन उतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है, तो Fe2 पॉजिटिव 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए बस। तो यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव है, इसमें 5 अनपेयर्ड, यहाँ पे 3 अनपेयर्ड, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड, हो गया सिंपल सॉल्व, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अपॉन हीटिंग विद cupric sulfide cuprous sulfide, the reagent or the reagents that give copper metal is R। ओके, Cu2S को किसके साथ करेंगे, सेल्फ रिडक्शन, याद आया मेटलर्जी का,
ठीक है, तो सी ऑप्शन तो क्लियर होगी। Cu2O के साथ तो Cu2S प्लस Cu2O सेल्फ रिडक्शन करते हैं, है ना। तो ये वाला ऑप्शन आ गया आपका सेल्फ रिडक्शन का। एंड और किसके साथ कर सकते हैं इसको, कॉपर मेटल, हाँ CuFeS2 करेगा इसके साथ, नहीं CuFeS2 को तो यूज करके हम आगे कॉपर मेट ही बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे Cu2S Cu2O के साथ कर रहा है, ये CuO के साथ भी कर लेगा सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, तो इसमें भी कर लेगा। एंड कॉपर सल्फेट के साथ लेट्स चेक, Cu2S प्लस 2CuO, यहाँ पर आपको कॉपर दे देगा, ये हो जाएगा। एंड Cu2S प्लस Cu2O, ठीक है, ये आपको 6 कॉपर प्लस SO2 दे देगा। एंड Cu2S प्लस कॉपर सल्फेट, क्या बन सकता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन, अगर हम कॉपर को अलग करते हैं 3 कॉपर प्लस 2 SO2, हाँ यस, ये यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। दिस विल ऑल्सो डू, तो BCD तीनों बन जाएगा, क्योंकि सल्फेट डिसोशिएट करके SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारा मेटलर्जी वाला पार्ट है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्रोमियम 2 पॉजिटिव एंड मैंगनीज 3 पॉजिटिव इज और आर मोर देन वन ऑप्शन अगेन, ठीक है। यहाँ पर भी क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग एजेंट, यस, क्योंकि इसको खुद को ऑक्सीडाइज होकर क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाना होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। मैंगनीज 3 पॉजिटिव ऑक्सीडाइजिंग होता है, क्योंकि इसको खुद को रिड्यूस होकर मैंगनीज 2 पॉजिटिव में लाना होता है वापस। क्रोमियम 2 पॉजिटिव मैंगनीज 3 पॉजिटिव एग्जिबिट D4 कन्फिग्रेशन, yes, exactly true. When chromium 2 positive used as a reducing agent, the chromium ion attains D5. क्रोमियम आयन D5 कैसे करेगा, क्रोमियम 2 पॉजिटिव ऑलरेडी D4 में है, ठीक है, और ये जब खुद ऑक्सीडाइज होगा तो और कम आएगा ना, ये D3 में जाएगा, D5 में कैसे चला जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लैंथेनर डू नॉट फॉलो द रेगुलर ट्रेंड ऑफ डिक्रीजिंग रेडियस फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटिशियम। अगेन रटू क्वेश्चन है, ठीक है, तो ठीक है, याद ही कर लो इसका आंसर, मतलब डेटा से देख के कंफर्म कर लो। नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन, द फ्यूजन ऑफ MnO2 विद KOH इन एयर, अरे ये तो पढ़ा था ना, ठीक है, क्या बनता है इसमें K2MnO4 अल्कलाइन मीडियम में, ठीक है, K2MnO4 बनता है, जिसको फर्दर हम आगे KMnO4 में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, सॉरी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, मतलब K2MnO4 को फिर फर्दर हम KMnO4 में ऑक्सीडाइज करते हैं। चलिए, तो ये हो गया कंप्लीट, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर होगा पॉलीमर्स, ठीक है, चलिए, ओके, कीप शेयरिंग, थैंक यू, बाय।